साथियों, जमुना से आज आपके सामने संविधान में आरक्षण का प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार, इस संदर्भ में आपके सामने लाए हुए है। इसके साथ फिर ओबीसी के साथ कोई धोखेबाजी, इसको विस्तार से समझना जरूरी है। बड़े पैमाने पर आरक्षण के संदर्भ में भ्रम फैलाया जा रहा है। और SC ST OBC को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये बात इन वर्गों के लोगों को मालूम ही नहीं है। और इन वर्गों की रहनुमाई करने वाले जो लीडर लोग हैं, इस संदर्भ में उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। और जानकारी अगर है तो बोलने को तैयार नहीं है। वो भारत का मीडिया एक तरफा ही लोगों को मैसेज दे रहा है। इसी वजह से लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हो रहे हैं। इसका नतीजा है उनके सारे अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी व्यवस्था का ही अंग है। जो आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में आप प्रतिनिधित्व विहीन है, अधिकार वंचित है, अधिकार वंचित रखा गया है, बनाया गया है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अधिकार विहीन बनाया जा रहा है, तो लोकतंत्र के 4 पिलर है। अगर 4 पिलर में अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप की जो स्थिति है, एक गुलामों से भी बदतर स्थिति है। दुनिया को बताने के लिए तो लोकतांत्रिक देश बताया जाता है। बताया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि भारत जाति प्रधान देश है। क्योंकि यहां 100% लोग कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन 100% लोग
जातियों में निवास करते हैं, चाहे किसी भी सबसे बड़ी की बड़ी संवैधानिक संस्था हो, उसके पद पर रहने वालों को भी जाति के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। जाति प्रधान देश में जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, निश्चित तौर पर उनका पूर्वाग्रह उनके नीचे की जातियों से बरकरार रहता है। चाहे वो किसी भी पद पर हो, लेकिन उनकी मानसिकता उसी आधार पर ही फैसले करती है, निर्णय बनाती है। अभी इस गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तमिलनाडु का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया, 50% ओबीसी का छात्रों के एडमिशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि आरक्षण ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी जो की गई, और मीडिया में उसको उछाला गया, इससे पहले भी अभी जस्ट अप्रैल में ही, जैसे ही 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरा देश कोरोना की वजह से अपने घरों में रहे, अपने काम धंधे बंद कर दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी और न्यायपालिका ने भी केवल अर्जेंट फैसले ही सुनाए जाएंगे, बाकी सारे निर्णय को पेंडिंग कर दिया गया। ये लॉकडाउन की स्थिति में भी 22 अप्रैल को जजमेंट आया, इनडायरेक्टली SC/ST को क्रिमिनल के तहत सूची बनाने का जो जजमेंट आया कि एक बार जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कि लोग उसका विरोध ना करें या सड़कों पर ना आए, लॉकडाउन का सहारा लेकर क्या आरक्षण कोरोना से भी भयानक उनको लग रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि कोरोना का इलाज हो सकता है, भविष्य में उसका आविष्कार हो सकता है, लेकिन इस जाति व्यवस्था का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। तो जाति व्यवस्था भयानक बीमारी है, आरक्षण से भी और कोरोना से भी। तो जाति व्यवस्था बरकरार रखने वालों की जो मानसिकता है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। पहली बात ये समझना जरूरी है, आरक्षण ये रोजगार का मामला नहीं है, ये गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में
अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो लोकतंत्र उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि जो आज सवाल उठ रहे वो संविधान के समय नहीं उठे थे, उस समय भी, संविधान के समय भी सवाल उठे थे। कि आरक्षण की वजह से कार्यक्षमता के ऊपर असर होगा, और देश धर्म दर्जे का बन जाएगा, प्रशासनिक कार्यक्षमता के ऊपर असर होगा। और उसी समय संविधान निर्माताओं ने जवाब दिया था कि कार्यक्षम सरकार से प्रातिनिधिक सरकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग मेरिट की बात कर रहे हैं कि मेरिट नहीं है या मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मेरिट आपसे ज्यादा, आप लोगों के पूर्वजों से ज्यादा अंग्रेजों के पास था। फिर अंग्रेजों को भगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये देश मेरिटोक्रेसी पर नहीं चलता, डेमोक्रेसी पर चलता है। इस बात को ध्यान में रखो, यह देश मेरिटोक्रेसी पर नहीं चलता, ये डेमोक्रेसी पर चलता है। और डेमोक्रेसी का आधार प्रतिनिधित्व है। क्या ज्यादा आप मेरिट वाले हो इसलिए आपकी गुलामी हमें मंजूर है, इसको डेमोक्रेसी कहते हो? आप ज्यादा सक्षम और आप ज्यादा मेरिट वाले हैं तो इसके लिए हम आपके गुलाम बनने को तैयार है, इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं आप। ये संविधान निर्माताओं ने उसी समय जवाब दे दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि आरक्षण आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, मैं कहना चाहता हूं अभी तक 22 जजमेंट जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में दिया है। 22 जजमेंट आए हैं अभी तक के, और रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए सारे जजमेंट है। रिजर्वेशन को समाप्त करने वाले, धीरे धीरे रिजर्वेशन को समाप्त करने वाले जजमेंट है। मतलब आपको प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने का सारा फैसले आ रहे हैं। साथियों, जो कहते हैं मौलिक अधिकार नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर संविधान की आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 16(4) फंडामेंटल राइट नहीं है, कैसे संभव है? आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 16(4) फंडामेंटल राइट नहीं है। कैसे पॉसिबल है? ये जो मूलभूत अधिकार है, भारत के संविधान में 32 मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है,
उसके तहत चैप्टर 3 में 16(4) भी है। मतलब भारत के जो फंडामेंटल राइट है, 32 जो फंडामेंटल राइट है उसमें 16(4) भी मौलिक अधिकार है, संविधान के पार्ट 3 में है। आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान मौलिक अधिकार नहीं है? नाइनटीन 1951 में अनाईदुरायन चंपागन केस में मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपागन दोराई राजन 1951 के केस में पहला अमेंडमेंट हुआ। स्टेट मद्रास वर्सेस चंपागन दोराई राजन के साथियों को तकनीकी कारणों की वजह से रुकावट हुई। मैं ये बता रहा था, पेरियार रामास्वामी नायकर ने आंदोलन चलाया, भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट हुआ और रिजर्वेशन के संदर्भ में, और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जीवित थे और फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन को रखा गया। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज कह रहे हैं, तो क्या उन्हें ये पूर्व का इतिहास मालूम नहीं होगा, ऐसा माना जाए? उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते। फिर 63 का एक जजमेंट आया, का जजमेंट आया, एम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। जिसमें 68% शिक्षा में आरक्षण दिया गया और उसको अनुचित घोषित किया और सीलिंग लगाया गया 50% की। मैं आपको बताना चाहता हूं कब कब कौन सा जजमेंट आया रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। फिर आपको मालूम है 16 नवंबर 1992 16 नवंबर 1992 मंडल कमीशन का जो जजमेंट आया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, वो पिछड़े वर्ग को अधिकार देने से ज्यादा लेने का जजमेंट था। यहां से भारत की समग्र लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है, उनके रवैये में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर 1992 को जजमेंट आया, उससे पहले तो 1991 में भारत में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, निजीकरण शुरू हो गया। तो देने से पहले तो छीनने का कार्यक्रम सरकार उन लोगों ने बना दिया, शासक जाति के लोगों ने। नाइनटीन 91 में प्राइवेटाइजेशन हो गया, 92 में ओबीसी को मिल रहा है। जब सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा तो आपको देने के लिए है क्या?
उस जजमेंट में 4 बातें ओबीसी के विरोध में है। पहली, 50% की लिमिटेशन तय हो गई कि आप उससे ज्यादा दे नहीं सकते, रिजर्वेशन का प्रावधान कर नहीं सकते। मतलब 15% के लिए 50% आपने सेव कर दिया, और SC ST OBC के लिए 50%। दूसरा जजमेंट आ गया, दूसरा उसके साथ 52% को 27% दिया गया। भारत का संविधान संख्या के आधार पर रिजर्वेशन देता है। अगर SC ST 22.5 है तो 22.5 OBC को मिलना चाहिए था। संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, लेकिन 52% OBC को 27% दिया गया, जबकि 52% उसका अधिकार होता है, देना चाहिए था, नहीं दिया। और 27% दिया, उसका अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मुश्किल से 4% हुआ होगा। 29 साल 30 साल में मुश्किल से 4% हुआ, दिया नहीं, लागू नहीं किया है। तीसरी बात उसमें कि जो संविधान में नहीं था आर्थिकता का, वो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया डाल दिया, क्रीमिलेयर का क्राइटेरिया ला दिया गया। जो संविधान में आर्थिकता का इकोनॉमिकल क्राइटेरिया नहीं था, और 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहे हैं SEBC, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इसमें इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कहीं भी नहीं है। SEBC लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कानून का इंटरप्रेट करने का अधिकार है, उनका कर्तव्य है। जो संविधान में नहीं है वो लागू हो गया। मतलब जो सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, उनको कह दिया कि आप क्रीमिलेयर में आते हो, आपको नहीं मिलेगा। और जो सक्षम नहीं है, लेने लायक नहीं अधिकार को, उनको बोला आपको दे रहे, ले लो। अगर सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज शुरू हो गए, अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो तो वहां उसका फीस एकदम हाई है, और वो व्यवस्था अगर आप करते हो तो कहते हैं आपके पास कहां से है, आप क्रीमिलेयर में आते हो। और नहीं है तो बोलते ले लो, आपके लिए है। मैं आपको धोखेबाजी समझा रहा हूं, ना देने का तरीका। चौथी बात कि OBC को, पिछड़े वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया, जबकि SC ST पार्टी ही नहीं था और उसके विरोध में फैसला हो गया। SC ST पार्टी ही नहीं था और उसके विरोध में फैसला हो गया। क्या आपको नहीं मिलेगा? केस था OBC के संदर्भ में, और SC ST को का आपको नहीं मिलेगा।
92 में कहा नहीं मिलेगा और एम नागराजन के केस में 2007, 6 और 7 में कहा आपको दिया जा सकता है। मतलब 92 से 2007 92 8 साल वो 2007 KCST को आर्टिकल 16(4) के तहत कुछ शर्तों के साथ दिया जा सकता है, उनका अधिकार है। मतलब 15 साल आपने उन्हें